हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो 3-4 दिन से वीडियो नहीं आया कोई। एक्चुअल में क्या है कि एक आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। आप लोग की वीडियो लास्ट तक देखना। आप लोगों को मैं लास्ट में एक सरप्राइज़ दूंगा। आज का जो वीडियो है हमारा, ये आपको पता है 3 दिन पहले गणेश चतुर्थी को सभी सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। हमारे भारत का जो नया संसद भवन बना है उसमें प्रवेश किया। और उसी प्रवेश के पहले सत्र में पहले दिन सबसे पहले वुमेन्स रिजर्वेशन, जो स्पेशल अभी अपना सेशन चल रहा है ना, विशेष सत्र, उस विशेष सत्र में सबसे पहले वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए, और बहुत अच्छा बिल है ये। इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले दिन ये बिल पास हुआ, दूसरे दिन इस बिल पर चर्चा हुई, और तीसरे दिन आपने नाम सुना हो तो कांग्रेस के एक सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी साहब ने एक ब्लेम किया, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है कि उन्हें जो प्रति दी गई थी, संविधान की जो प्रति दी गई थी, उस प्रति में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द ही गायब थे। तो उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि मोदी सरकार जो है वो संविधान बदलना चाहती है, संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। तो इस कंट्रोवर्सी को अपन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे ही नई संसद में सभी सांसदों ने प्रवेश किया, उन्हें कुछ चीज़ें भेंट की गई थी। उन्हें एक बैग दिया गया, और उस बैग में 3 चीज़ें थी। एक तो उन लोगों को संविधान की प्रति दी गई, एक उन लोगों को सिक्का दिया गया, जो नई संसद भवन पे एक सिक्का जारी किया गया, वो सिक्का भेंट किया गया। और इसी पे एक स्टंप भी उन्हें दिया गया। जैसे डाक टिकट जारी करते हैं, वैसे एक स्टंप था नवीन संसद भवन पर। एक स्टंप, एक सिक्का, और एक उन्हें संविधान की प्रति भेंट की गई। तो अधीर रंजन चौधरी साहब जैसे ही उस संविधान की प्रति को पढ़ते हैं, तो उन्हें वो प्रस्तावना में 2 शब्द गायब मिलते हैं। तो वो इस चीज़ का मुद्दा उठाते हैं। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि क्या वास्तव में ये जो 2 शब्द हैं, इन्हें मोदी सरकार हटाना चाहती है। तो इसके जवाब में आपको पता हो तो केंद्रीय मंत्री हैं अपने राजस्थान से, श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने जवाब दिया है, जो कानून मंत्री है इस समय बीजेपी से। उन्होंने ये इस कंट्रोवर्सी का जवाब देते हुए कहा है कि हम लोगों ने जो आपको संविधान की प्रति भेंट की है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल जो संविधान था भारत का, उसमें, क्योंकि आज दिन तक 128वां संविधान संशोधन लागू हो चुका है। आप सोचिए, 128वां संविधान संशोधन विधेयक अभी लाया गया है, तो 128 बार संविधान संशोधन हो चुका है। इसका मतलब जो मूल संविधान था उसकी प्रति भेंट की गई है, उसकी प्रति जो आप लोगों को वितरित की गई थी, उस प्रति में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। ये दोनों शब्द बाद में जोड़े गए। ओके। तो अब अपनी इस कंट्रोवर्सी पे ये कंट्रोवर्सी तो अपनी यही समाप्त हो गई भाई। ये वैसे देखें तो एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी है, हालांकि इसके पक्ष विपक्ष दोनों है, लेकिन हमें बात ये है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर अपन को चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जब मुद्दा उठा है, तो ये एक प्रासंगिक मुद्दा हो गया है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष आखिर शब्द कहाँ से जोड़े गए, इनका अर्थ क्या है, कब इनको जोड़ा गया, और इनका क्या स्थान है अपनी प्रस्तावना में। क्या इनका संविधान में भी कहीं अन्य जगह उल्लेख है, प्रस्तावना के अलावा कहीं भी उल्लेख है, और पहले इनको क्यों नहीं शामिल किया गया, इन सब चीज़ों पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जब अपन बात करें, ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है कि सोशलिस्ट सेकुलर ओमिटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, यानी कि भारत की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दिया गया, अधीर रंजन चौधरी साहब। ओके, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, मूल संविधान, ये मूल संविधान की प्रस्तावना है। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ, उस समय ये जो प्रस्तावना है, उस समय की ये प्रस्तावना है। आप इस प्रस्तावना को पढ़े ढंग से। इसमें लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पे कहीं भी सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द नहीं लिखा हुआ है। अब मैं आपको अभी की जो वर्तमान में जो प्रस्तावना चल रही है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सेकुलर सेकुलर एंड सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट सेकुलर, ये आगे दोनों शब्द। अब इन दोनों शब्दों को कब जोड़ा गया? पहली बात मैं आपको बताऊं, प्रस्तावना पे मेरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको प्रस्तावना को डीपली पढ़ना है, इससे संबंधित सारे फैक्ट जो हैं वो पढ़ने हैं, तो आप वो वीडियो जरूर वॉच करें। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन 2 शब्दों को लेके। पहली बात, इनको कब जोड़ा गया?
इन शब्दों को कब जोड़ा गया? 1975 का दौर था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उसी समय आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, और इसी आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी ने। 42वां संविधान संशोधन किया किसने? इंदिरा गांधी ने। और ये 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में और ये लागू हुआ 1977 में। 1977 में ये लागू हुआ। ओके। अच्छा, क्या विशेषताएं थी? 42वां संविधान संशोधन इतना ज़्यादा विस्तृत था, इसमें इतने ज़्यादा संविधान संशोधन किए गए थे, इसमें इतने ज़्यादा बदलाव किए गए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान का लघु संविधान कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये बात हो गई। अब इस इन शब्दों को लाने के पीछे तर्क क्या था? अच्छा, पहली बात तो समाजवाद क्या होता है? आपको पता है समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि अधिकतम संसाधनों का बंटवारा अधिकतम लोगों तक हो, अधिकतम लोगों तक हो। यानी कि ये जो विचारधारा है, ये शक्ति, ये धन, वित्त, इन सब का एकत्रीकरण पर बल नहीं देती है। ये कहती है कि एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना भी देश के संसाधन है, धन है और जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक जगह आप सीमित मत करो, उनको ओपन कर दो, उनको खोल दो। यानी कि अर्थव्यवस्था को पूर्णतः आप खोल दो, हर सेक्टर को आप खोल दो। वहीं इसके विपक्ष में एक विचारधारा आती है, वो कैपिटलिस्ट है, जिसको अपन बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद पूंजीवादी विचारधारा जो है वो एक तरफा बहुमत पर बल देती है। पूंजीवादी विचारधारा ये कहती है कि जितना भी देश में संसाधन है, उनको एकाधिकार, किसी विशिष्ट संस्था का, विशिष्ट व्यक्तित्व के एकाधिकार पर बल देती है, और ये शक्ति के प्रकृत पृथक्करण पर बल देती है समाजवाद। तो अब चर्चा ये चलती है कि समाजवाद शब्द को मूल संविधान में क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या हमारे देश के जो संविधान निर्माण में जो अहम भूमिका निभाने वाले हमारे देवतुल्य जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, क्या उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था? क्या उन लोगों को समाजवाद के बारे में उन लोगों ने चर्चा नहीं की? बिल्कुल की थी। समाजवाद शब्द के बारे में हमारी संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण सदस्य, एक सदस्य थे समाजवाद शब्द के बारे में हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ऐसे सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे हसरत मोहानी। इन्होंने एक प्रबल सुझाव रखा था कि समाजवाद शब्द को जोड़ा जाए। यहाँ तक कि कह दिया था कि इसको आर्टिकल 1 में जोड़ा जाए। संविधान के आर्टिकल 1 में किसको जोड़ा जाए? समाजवाद शब्द को। अच्छा, समाजवाद शब्द जोड़ा क्यों नहीं गया तत्कालीन समय में? तत्कालीन समय में इसलिए नहीं जोड़ा गया, आप सुनेंगे कभी कथन, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अंतिम कथन था, जिसको एनार्की ऑफ ग्रामर बोलते हैं, 1950 में जो उनका भाषण था, अंतिम संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी, उस समय जब उनका अंतिम भाषण था, एनार्की ऑफ ग्रामर, उसमें बाबा साहेब ने कहा था कि समाजवाद हमें समाजवाद को संविधान में जगह देनी चाहिए, या पूंजीवाद को देनी चाहिए, या किसी अन्य विचारधारा को हमें, ये तय करती है देश की परिस्थितियाँ, ये तय करती है देश का वर्तमान स्थिति कैसी है। तत्कालीन समय में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों धुरों पर एक विश्व जो है वो दो दूरी पर टिका हुआ था। एक दूरी जो यूएसएसआर की तरफ थी, यूएसएसआर बोले तो सोवियत यूनियन यानी रशिया, और रशिया जो थी वो समाजवाद का कट्टर समर्थक था। वहीं अगर आप दूसरी दूरी पे देखोगे तो यूएसए अमेरिका था, जो कि पूंजीवाद का कट्टर समर्थक था। इन दो दूरियों के बीच में आपने पता हो तो जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई थी कि हम किसी का भी समर्थक नहीं करेंगे। हम अलग नॉन अलाइन मूवमेंट नाम नाम बनाया इन्होंने, नॉन अलाइन यानी हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। ये विचारधारा थी तत्कालीन सदस्यों की कि हमें आज की परिस्थिति को देख के हम संविधान में ये अंकित नहीं कर सकते कि हमारा देश समाजवादी होगा या पूंजीवादी होगा, कौन सी विचारधारा को फॉलो करेगा। इसीलिए तत्कालीन समय में ये प्रावधान नहीं किया गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने समाजवाद शब्द को जगह दे दी, और वो भी कहाँ दी? प्रस्तावना में। कहाँ दे दी? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा 3 शब्द जोड़े गए थे, और एकमात्र ये संविधान संशोधन था, एकमात्र संशोधन हुआ अभी तक। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, जो कौन सा था? 42वां। उसके अलावा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट, एक था पंथ निरपेक्ष बोले तो सेक्युलर, और एक शब्द था अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। लेकिन ये 2 कंट्रोवर्सी में क्यों आए? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी साहब का कहना है कि ये हटाए गए थे, लेकिन ये मूल संविधान का भाग ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल जी की जो बात थी कि हमने मूल संविधान की प्रति दी है, तो उनकी बात भी सही है कि मूल संविधान की प्रति होगी तो उसमें ये कहाँ से होंगे ये शब्द? ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। मैं आपको एक बात और बताऊं, पंथ निरपेक्ष क्या है?
जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में 70% प्लस जो आबादी है वो हिंदुओं की है, यानी कि जो 50+% होती है वो मेजोरिटी हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ में 50% प्लस हो तो वो क्या हो जाती है, मेजोरिटी। तो 70+% हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ है तो हिंदूज़ की मेजोरिटी होगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जब भी चुनाव होंगे तो चुनावों की जो सीटें होंगी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि भी हिंदुओं के आएंगे। तो जहाँ पे किसी एक समुदाय का जब अधिक प्रतिनिधित्व होता है, मेजोरिटी होती है, तो माइनॉरिटीज़ जो होती है ना, माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की रक्षा खतरे में आ जाती है। तो इन लोगों की रक्षा करने के लिए एक अलग से मतलब माइनॉरिटीज़ को कुछ अलग से विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो अपने भारत में भी दिए गए हैं। ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्षता विश्व स्तर पर भारत की एक इमेज बनाने का कार्य करता है कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर है। सेक्युलर बोले तो हमारे देश में हिंदू बहुल्य होकर भी, हमारा देश हिंदू बहुल्य होकर भी, यानी मेजोरिटी में होकर भी हम किसी एक धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देते हैं। हम किसी एक धर्म की पालना नहीं करते हैं। हम सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं। सभी धर्मों को हम समान रूप से देखते हैं। हम किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देते हैं। हमारे देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान का उदाहरण लोगे तो पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो उनका धार्मिक स्टेट है। पाकिस्तान एक तरीके से इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान को हम बोलते हैं। तो वो धर्म को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन भारत में इतने ज़्यादा धर्म होने के बावजूद भी किसी विशेष धर्म को एक पहचान के रूप में नहीं देखा जाता भारत में। इसीलिए भारत क्या एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से देखती है। कोई भी एक आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो है वो एक हिंदू स्टेट है या इस्लामिक स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट है। भारत क्या एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि सारे धर्म जो है, एक तो होता है सेक्युलर, एक तो होता है सेक्युलर, एक तो होता है पंथ निरपेक्ष, और एक होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, इनमें क्या डिफरेंस होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी धर्म समान है, यानी कि हम सभी धर्मों की समान रूप से सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म की हम आलोचना नहीं करेंगे, किसी धर्म को हम विशेष दर्जा नहीं देंगे। हमारी नज़रों में सभी धर्म क्या है, समान। लेकिन धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है पता है? धर्मनिरपेक्ष में किसी भी धर्म को दर्जा नहीं दिया जाता है। सभी धर्म ही गलत होते हैं, यानी कि एक तरीके से नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं उसमें। जैसे ये जो धर्मनिरपेक्षता है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज में चलती है। वो ना तो किसी धर्म को मानते हैं और ना ही किसी धर्म को दर्जा देते हैं। अपने यहाँ ये नहीं कहते हम किसी धर्म को मानेंगे नहीं, हम ये कहते हैं सब अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। लेकिन राज्य जो है या देश जो है वो किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगा। यानी कि राज्य या देश की जो नज़र में, देश की नज़र में सारे धर्म जो है वो समान है। वहीं धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि सभी धर्म गलत हैं। हम किसी धर्म को स्पेशल दर्जा नहीं देंगे तो किसी धर्म का प्रचार भी नहीं करेंगे। धर्म के खिलाफ नास्तिकता का रूप क्या है? धर्मनिरपेक्षता। लेकिन पंथ निरपेक्ष जिसको अपन सेकुलर बोलते हैं, ये पंथ निरपेक्ष ये ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी धर्म समान होते हैं। किसी एक भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं होता, और ना इसमें नास्तिकता का रूप होता है। जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो उस धर्म का अनुयायी होता है। परंतु राज्य किसी धर्म को ना तो प्रोत्साहन करता है और ना ही किसी धर्म की आलोचना करता है। ओके। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये 2 शब्द थे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो पंथ निरपेक्षता सेक्युलर शब्द है, इसको जोड़ने के लिए संविधान सभा में किसी ने मांग नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई थी। एक थे हमारे संविधान सभा के सदस्य थे एचवी कामत। एचवी कामत की एक विशेष बात बताऊँ, उन्होंने एक बुक लिखी थी। सॉरी, वो केवी कीथ ने लिखी थी। वो बुक आप याद रखना, केवी कीथ की बुक थी। एचवी कामत और केवी कीथ में कभी-कभी डिफरेंस अपन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। केवी कीथ ने एक बुक लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बहुत बार पूछी गई ये बुक, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक कथन कहा था इस बुक में, जो 1909 का जो अधिनियम बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने 1909 का जो अधिनियम बनाया था, उसके बारे में एक कथन कहा था कि भारतीयों को उस एक्ट को देख के लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। 1909 के अधिनियम को देख के भारतीयों को तो ये लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। यानी कि वो ये कथन कहते हैं कि 1909 के अधिनियम के बारे में ये कहते हैं कि भारतीयों को तो लगा उन्हें सब कुछ मिल गया है, और अंग्रेज़ों को लगा उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। तो ये केवी कीथ, जिन्होंने एक कथन का इनका कथन इंपॉर्टेंट है, और इनकी ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, एचवी कामत। और एक थे ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद, इन दोनों ने सेकुलर शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने की बात कही थी कि आप संविधान में इन दोनों शब्दों को जोड़िए। अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों शब्द प्रस्तावना के अलावा कहीं भी नहीं है, पहली बात। हाँ, इन दोनों शब्दों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा देश वैसे भी समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, परंतु शुरू से ही समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। अगर आप डीपीएसपीस को पढ़ोगे,
अगर आप डीपीएसपी इसको पढ़ोगे तो आपको पता है डीपीएसपी में लगभग चीज़ें यही कहती है कि समाज के लिए अधिकतम अंतिम श्रेणी में खड़े व्यक्ति तक अधिकतम अधिकतम चीज़ों को पहुंचाना, अधिकतम अधिकतम अधिक से अधिक चीज़ों का बंटवारा करना समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक। ठीक है, तो डीपीएसपी में ऑलरेडी हमारे ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो समाजवाद की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन आपको पता है 1991 में, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, 1991 में जब भारत में आर्थिक मंदी का दौर आया, उस समय एलपीजी एलपीजी का कंसेप्ट लाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब से ये एलपीजी लागू हुई उसके बाद में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, और इसके साथ ही इस एलपीजी के लागू होने के बाद में समाजवाद की जो प्रासंगिकता थी वो बहुत हद तक कम हो गई। हमारा देश जो है वो समाजवाद को छोड़ के कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लग गया थोड़ा थोड़ा, एलपीजी 1991 के बाद में। तो ये ऐसी कुछ विचारधाराएं हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। हालांकि मुझे लगता है कि इस शब्द को संविधान में जोड़ने न जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब सरकार की नीतियों पे प्रभाव डालते हैं, सरकार की नीतियों पे आधारित होती है कि सरकार की नीति समाजवाद की तरफ है या सरकार की नीति पूंजीवाद की तरफ है या किसी अन्य विचारधारा की तरफ है। ये सब सरकार की नीतियों पर होती है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार के पास जैसे संसाधन होते हैं, उन संसाधनों के अनुसार वो अपनी नीति निर्माण करती है। ओके, तो एक 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 मुद्दा तो ये हुआ अपना। अब अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई समाजवाद को जब लाने की क्या ज़रूरत है, फिर इंदिरा गांधी क्यों लेके आई थी? इंदिरा गांधी ने समाजवाद का आखिर समाजवाद का निर्धारण ही क्यों किया, प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा ही क्यों गया? अब मैं आपको बात बताऊँ एक, आपको पता हो तो 1978 में 1978 में वो 44वां संविधान लाया गया, संविधान 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 1979 में ये लागू हुआ। अब मैं ये इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? तत्कालीन मोरारजी देसाई जो सरकार थी, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उन्होंने ये संविधान संशोधन के लिए महत्वपूर्ण एक काम ये किया था कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स, जो अपने मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे 301 का एक भाग बना दिया, 301 का। अच्छा, इसको हटाया गया किससे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1979 में मोरारजी देसाई द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। ये संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया? क्योंकि जो भूमि का आवंटन था, यानी कि तत्कालीन समय में देश ज़्यादा, जब देश आज़ाद हुआ तब अधिक से अधिक लोगों के पास भूमियाँ थी। जैसे जो जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा भूमियाँ थी और अन्य लोगों के पास भूमि आवंटन नहीं की जा सकती, वो तुरंत कोर्ट में चैलेंज कर रहे थे। तो संपत्ति का जो अधिकार है, आपको पता है संपत्ति का अधिकार ये किससे डायरेक्ट लिंक कर रहा है? ये कैपिटलिज्म से लिंक कर रहा है। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद से लिंक कर रहा है कि अधिकतम जो संपत्ति है, अधिकतम जो सुख है वो एक ही व्यक्ति के पास पहुंचना, अधिकतम लाभ एक ही व्यक्ति के पास पहुंचना, एक संस्था के पास पहुंचना, वही क्या है? कैपिटलिज्म। तो आप देखेंगे तो संपत्ति का जो अधिकार था वो कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव था। और जैसे ही इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को डाल दिया, उसके बाद में ये एक रास्ता खुल गया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल एक तरफा न होकर एक संस्था, एक व्यक्ति पे अधीन न होकर समाज के अंदर उसका वितरण होगा। और इसीलिए कैपिटलिज्म से समाजवाद की इंपॉर्टेंस उस समय, तत्कालीन समय में बहुत ज़्यादा व्यापक थी। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया, इसका भी एक आधार हम मान सकते हैं किसको? समाजवाद को, जो प्रस्तावना में जिसका अंकित किया गया था। अब मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। 1960 का बेरोजगारीवाद था, 1960 का बेरोजगारी बेरोजगारीवाद। आपको पता है इस बेरोजगारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय में ये कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। और इसके साथ ही जब वो संविधान का भाग ही नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य भी नहीं है, वाद योग्य भी नहीं है और ना ये संविधान का भाग है। लेकिन वहीं जब 24 अप्रैल 1973 की जो एक इम्पोर्टेंट डेट है, 24 अप्रैल 1973, इस दिन केशवानंद केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का भाग है बल्कि इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ये कोर्ट में वाद योग्य भी है। ठीक है, और यही नहीं, प्रस्तावना में बहुत से ऐसे शब्द थे जिनको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो मूलभूत आधारभूत ढांचा है, यानी उस मूलभूत आधारभूत ढांचे में जिन शब्दों को या जिस चीज़ को डाल दिया जाता है उससे परिवर्तन करने के लिए आपको
उसमें परिवर्तन पहली बात तो ना के बराबर होता है, और उसे परिवर्तन करने के लिए आपको उसका एक एक पूरा परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है। आपको एक संविधान पीठ का गठन किया जाता है, और उस किस कारण से आप उसको हटा रहे हो, उसके सारे सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यानी कि जब किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है तो उसको हटाना ना के बराबर होता है। उसी कड़ी में पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, पंथ निरपेक्षता, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उस पंथ निरपेक्षता को, सेक्युलर शब्द को भी बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया है। किस में डाला गया है? बेसिक स्ट्रक्चर में। तो आप ये तो भूल जाओ कि उसको बिना चर्चा के कोई हटा सकता है। यानी कि ये मुद्दा ही यहीं खत्म हो जाता है कि इनको बिना किसी विशेष चर्चा के, विशेष संविधान संशोधन के आप हटा ही नहीं सकते। ये आधारभूत संरचना का उल्लंघन है। आधारभूत संरचना का उल्लंघन करने का मतलब सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है, इसलिए सरकार हटा ही नहीं सकती। दूसरी बात, ये जो दोनों शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, इसलिए ये भी एक तरफ से जो अर्जुन लाल मेघवाल साहब ने कहा था कि ये जो हमने प्रति भेंट की है वो पुराने वाले संविधान की है, मूल संविधान की है। तो मूल संविधान में ये दोनों शब्द थे ही नहीं, तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी साहब ने जो अभी मुद्दा उठाया है उसमें मुझे नहीं लगता कोई विशेष दम है, क्योंकि ये जो है ये राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हो सकता है वो मूल प्रति, अगर वो मूल प्रति दी है उन्हें, तो वो बिल्कुल सही है। मूल प्रति में कहीं भी अपने इन दोनों शब्दों का उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 42वें संविधान संशोधन से इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया। तीसरी बात, ये आधारभूत संरचना में इनको इनको स्थान दिया गया। आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ का भी गठन किया जाता है। डायरेक्ट उसको सरकार हटा भी नहीं सकती। तीसरी बात, हमें प्रस्तावना के बारे में पता किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। कोर्ट में किसी भी अपन केस में इसका आधार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा हमने बात की थी डीपीएसपी में जो है ऑलरेडी समाजवाद के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो डीपीएसपी में अगर प्रावधान किए गए हैं, इसका मतलब समाजवाद की प्रासंगिकता शुरू से ही है। अच्छा, किन किन लोगों ने इसके बारे में अपने सजेशन दिए थे कि समाजवाद शब्द को जोड़ो, तो समाजवाद शब्द के बारे में हसरत मोहानी ने कहा था कि आप संविधान के भाग 1 में समाजवाद शब्द को जोड़ दो। वहीं अपन बात करते हैं केटी शाह और ब्रिजेश्वर प्रसाद, इन दोनों ने पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ने की बात कही थी। ठीक है। और एक्चुअल में ये बातें तो हो गई। मैं आपको एक फैक्ट फिर से बताता हूँ कि प्रस्तावना के बारे में अगर अपन बात करें, तो प्रस्तावना जो है, हाँ प्रस्तावना जो है, हाँ प्रस्तावना, पहली बात तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही जो है ये प्रस्तावना का आधार बना आगे चल के। इसको 22 जनवरी 1946 को 1947 को पारित किया गया। 1947 को इसको पारित किया गया। ओके, इसको पारित कर दिया। इसको पारित करने के बाद में इसको स्वीकार किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। ओके, 17 अक्टूबर 1900। तो आपको ये 3 डेट्स याद रखनी है। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी बैठक थी, ये 14वीं बैठक थी। कौन सी थी? 14th बैठक थी। और ये कौन सी बैठक थी? ये 5वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 5वीं। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको संविधान संशोधन को सॉरी, जो प्रस्तावना थी या जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने में कितने दिनों का समय लिया, लागू करने के लिए कितने दिनों का समय लगा। तो 13 दिसंबर से आप 22 जनवरी के दिन बीच में जब दिन काउंट करोगे तो आपके टोटल दिन कितने आएंगे? 41 डेज़। तो 41 डेज़ लगे थे इसको पारित करने में। ओके। तो ये अपना एक छोटा सा मुद्दा था कि क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दिया गया। एक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बातें हैं। इन शब्दों को हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। दूसरी बात, ये मूल संविधान का भाग नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। इसके अलावा ये जो जितने भी संविधान, ये दोनों जो शब्द हैं, इनकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर अपन ने चर्चा की। और ये प्रस्तावना का भाग है, आधारभूत संरचना का में इनको शामिल किया गया, इसलिए इनको हटाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, मूल संविधान में इनका उल्लेख भी नहीं था। इनका उल्लेख 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये छोटा सा एक मुद्दा था, आपने इसको सेशन किया। और अब मैं आपको बताता हूँ जो आप लोगों को मैं एक अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। अपने जितने भी अभी संविधान संशोधन, जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसके अलावा उससे पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक कोलिजियम बना था, उसके अलावा वन इलेक्शन वन नेशन हो गया, है ना। ये सारे मुद्दे हो गए। इसके अलावा जितने भी अभी पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ उनके
पॉलिटिकल इश्यूज़ उनसे रिलेटेड मैं एक कंप्लीट एक वीडियो सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, उसमें इन सारे इश्यूज़ को अपन कवर करेंगे। तो जो आरएस के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। पॉलिटिकल इश्यूज़ से इस बार मुझे लगता है जितने क्वेश्चंस पॉलिटिकल करंट में जो पॉलिटिकल इश्यूज़ से क्वेश्चन आएंगे वहाँ से शायद ही कभी आए होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा मुद्दे अभी चर्चा में चल रहे हैं। सारे लगभग 90% मुद्दे जो हैं वो करंटली वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर चल रहे हैं। मोदी सरकार आए दिन ना या तो कोई संविधान संशोधन बिल लेके आ रही है, या फिर कोई ना कोई संविधान का भाग चर्चा में चल रहा है। मुझे नहीं लगता आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक अभी तक कहीं भी कोई भाग बचा होगा जिसमें अभी तक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हुई होगी। भाग की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल की बात नहीं कर रहा। 22 भाग है ना? तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं मैं आपको एक एक सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 दिन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक। ओके, तो हो गया अपना। चलिए ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय, गुड लक, बाय बाय।